हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मैं हूँ जानवी। स्टूडेंट्स इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि बोर्ड्स भी हैं और CUET भी, तो तैयारी कैसे शुरू करें। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, मैं हूँ आप लोगों के लिए। आज मैं आपको एक ऐसी तरकीब बताऊंगी कि जिसके लिए आप बोर्ड्स के साथ साथ आप CUET की भी तैयारी करते रहें, ताकि आपको लास्ट में प्रेशर ना आए। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरे साल जो है बोर्ड्स की तैयारी करते रहते हैं, लास्ट के कुछ महीनों में CUET की तैयारी शुरू कर देते हैं कि जो बाद में होगा वो देखा जाएगा, और जो बाद में होता है वो बिल्कुल भी देखा नहीं जाता, क्योंकि 2 महीनों में तो कोई भी तैयारी करके CUET क्रैक नहीं कर सकता। तो अब आपको पूरे साल मेहनत करनी है, बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करना है और CUET के लिए भी, राइट। और दोनों का प्रिपेयर करने का तरीका जो है वो बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि एक पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है और दूसरा आपका सब्जेक्टिव। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में जो आता है वो है हमारा कि शुरू कैसे करें, कि हमें तैयारी शुरू करनी है बोर्ड्स के लिए भी और CUET के लिए भी। अभी समर वेकेशंस में हमारा माइंड तो हो चुका है ब्लैंक, घूमने फिरने में ही हमने सारी छुट्टियां निकाल दी, और साथ साथ इतने प्रोजेक्ट्स जो मिले थे स्कूल से हमने वो भी प्रिपेयर किए। तो अब ये छुट्टियों का टाइम तो चला गया, अब जो जुलाई मिड है हमारे पास, अब जुलाई मिड से हमें तैयारी स्टार्ट करनी है, राइट। तो कहाँ से शुरुआत करें? तो शुरुआत हमें जो है अपनी NCERT से करनी है, राइट। CUET के लिए या CBSE स्टूडेंट्स हो आप, तो उसमें क्या करना है, आपको अपनी प्रेफरेंस NCERT पे तो रखनी ही रखनी है, चाहे आप बोर्ड्स के लिए कर रहे हो, चाहे आप डोमेन्स के लिए पढ़ रहे हो। और CUET में GT और इंग्लिश जो है वो आपके 12th क्लासेस के सिलेबस से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश और GT को तो प्रॉपर टाइम देना ही देना है। रेगुलर आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ताकि आप अप टू डेट रहें सारे टॉपिक्स के साथ, राइट। अब NCERT की जो है प्रॉपर रीडिंग आप करोगे ईच एंड एवरी लाइन, राइट। ईच एंड एवरी लाइन आप जब रीड कर रहे हो तो आपको 2 बार रीड करना है एक चैप्टर, राइट। उसका रोड मैप बनाना है आपको प्रॉपरली, ठीक है। अब मैपिंग कर लोगे, आप सभी टॉपिक्स को नोट डाउन कर लोगे, तो आप नोट मेकिंग करोगे। प्रॉपर नोट मेकिंग करनी है, ब्रीफ एंड सेलेक्टिव। ब्रीफ रखना है, सेलेक्टिव ये नहीं करना आपको कि पूरा चैप्टर जो है एक पैराग्राफ लिख दिया आपने नोट मेकिंग के टाइम पे, राइट। कुछ पॉइंटर्स जिससे आपको हेल्प हो रिवीजन में, ठीक है। अब रिवीजन के लिए हमने नोट मेकिंग किया है, ठीक है। अब चैप्टर को हमने 2 बार क्यों रीड किया, क्योंकि एक बार जब हम नोट्स बनाएंगे हम एक आंसर राइटिंग के तरीके से बनाएंगे, कि हमें सब्जेक्टिवली अगर पेपर आए जो कि हमें हमारा बोर्ड्स का है, तो उसमें कैसे हमें याद रहे, राइट। और दूसरा जो नोट मेकिंग होगा वो हमारा CUET के लिए होगा, कि उसमें जो पॉइंटर्स है, कौन कौन से पॉइंटर्स में से हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, नोट मेकिंग करेंगे। वेरी गुड। उसके बाद फिर हमारा आ जाता है PYQ सॉल्व करना। अब PYQs जो है हमारे, वो भी हमें सॉल्व करने हैं, क्यों, ताकि हमारी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। और हमें जो पैटर्न है और क्वेश्चंस है, एग्जाम का जो पैटर्न है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोनों में, CUET में भी और बोर्ड्स में भी, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें किस हिसाब से प्रिपेयर करना है, किस हिसाब से क्वेश्चंस जो हैं, हमारा राइटिंग पैटर्न क्या रहेगा, ताकि हम अच्छे से जो है प्रिपेयर कर पाए। और एग्जाम पैटर्न समझ में आ जाएगा तो उससे हम नोट मेकिंग भी आसानी से कर पाएंगे। तो हम उसी हिसाब से नोट्स बनाएंगे कि किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। नेक्स्ट फिर हम आ जाते हैं कि नोट मेकिंग कैसे करें। नोट मेकिंग में क्यों करना चाहिए नोट मेकिंग, बिकॉज इट सेट्स यू अप फॉर द एग्जामिनेशन। एक एक पॉइंट के हम डिटेल में जाते हैं, डिटेल में जाएंगे, ताकि हमें उस पॉइंट से, हमने एक पॉइंट लिखा है, उस पॉइंट से क्या हो, हमें वो पूरा समराइज करके हमें समझ में आ जाए कि अगर एक पॉइंट हम लिख रहे हैं एक पैराग्राफ के लिए, तो उस पॉइंट को पढ़ने से हमें पूरा पैराग्राफ याद आ रहा है, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे कॉन्सेप्ट जो है कितने ज़्यादा क्लियर है। मेक योर नोट्स ब्रीफ एंड सेलेक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट में लिखो, प्यारा लिखो, अच्छा अट्रैक्टिव लिखो। ये नहीं, अट्रैक्टिव लिखने का ये मतलब नहीं सुंदर सुंदर लिख रहे हो, ठीक है। इतना अच्छा तो लिखो कि समझ में आए, बट
आपके पॉइंटर्स जो हैं एकदम क्रिस्प रहने चाहिए, ठीक है। जो मेन पॉइंटर्स हैं वो लिखने हैं। आपको कीवर्ड्स लिखने हैं अपने एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। की पॉइंटर्स लिखने हैं अपने एमसीक्यूज के लिए, ताकि जिनमें से आपको लगता है कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मान लो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, किसी की इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे इवेंट्स को लिखो ताकि जिसमें से आपको लगता है कि क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा आंसर राइटिंग, जो कि हमारे बोर्ड्स के लिए हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं, आंसर में उतना लिख के आ जाते हैं जो कि आपको आता है। कि एक टॉपिक देख लिया, मान लो पर्सनालिटी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 से, साइकोलॉजी से पर्सनालिटी के ऊपर चैप्टर है, क्वेश्चन आया है आपका, और आपने पर्सनालिटी के बारे में आपको जो कुछ पता है आपने सारा ही लिख दिया है। बट आपको लिखना क्या है, राइट व्हाट इज आस्क्ड, जो पूछा गया है वो लिखो, ना कि जो आपको पता है वो लिखो। स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करते हैं इसमें कि उनको आंसर राइटिंग का फॉर्मेट नहीं पता होता, कि वो एक वर्ड देखते हैं और उस वर्ड से मिलता जुलता सब कुछ लिख देते हैं, बल्कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और कंक्लूड करके पूरा आंसर हमें लिखना चाहिए। फ्रेम योर ऑन आंसर्स। अब फ्रेमिंग करने हैं अपने खुद के आंसर्स। हमने देखा एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर्स हमें खुद से बनाने हैं, ठीक है। रेफरेंस बुक का हेल्प आपको आंसर राइटिंग या फिर लर्निंग के लिए बिल्कुल नहीं करना। आपको रेफरेंस बुक का अगर आपको हेल्प लेनी है तो आप क्वेश्चंस को देखने के लिए ले सकते हो कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस इस चैप्टर में से बन सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को लेके आपको अपने खुद के आंसर्स बनाने हैं, ठीक है। आप खुद के आंसर्स बनाने लगोगे, चाहे आप चैप्टर में से ढूंढ के बना रहे हो, अपनी लैंग्वेज में जितना लिखोगे उतना ही आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा वो सब चीज़ें, और समझ में भी आने लगेगी। प्रिपेयर क्वेश्चन ऑफ एवरी टॉपिक। अब क्वेश्चंस जो हैं हर एक टॉपिक के खुद से प्रिपेयर करो, ठीक है। मान लो एनसीईआरटी की बुक के पीछे आपको 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चैप्टर तो इतना वास्ट है, राइट। 10 क्वेश्चंस में तो सारा चैप्टर कवर नहीं हो रहा। अब एक ही क्वेश्चन को कितने टाइप से दे सकते हैं, उन 5 तरीकों से। मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, उसको 5 तरीके से दे सकते हैं, राइट। तो 5 तरीकों से लिखो और उसके आंसर्स भी लिखो, अपने खुद के आंसर्स फ्रेम करो। इससे आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में। तब आप वो क्वेश्चंस लिखोगे, वो आंसर लिखोगे जो आपसे पूछा गया है, ना कि जो आपको आता है। ओके, नेक्स्ट आ गई हमारे टिप्स टू फॉलो। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए सीयूईटी में भी और बोर्ड्स के लिए भी जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पहली टिप आती है नो रेफरेंस बुक फॉर लर्निंग। ये मैंने आपको बताया कि रेफरेंस बुक जो है लर्निंग के लिए यूज़ मत करो, क्योंकि वो रट्टाफिकेशन हो जाता है, रॉट लर्निंग हो जाती है। एंड आई वांट माय स्टूडेंट्स कि वो कॉग्निटिव बेस्ड लर्निंग करे, रट्टाफिकेशन ना करे, क्योंकि रट्टाफिकेशन जो है ना बोर्ड्स में काम आता है और ना ही सीयूईटी में। क्वेश्चंस के लिए आप अपनी रेफरेंस बुक का यूज़ कर सकते हैं। डू रीड ब्लू बॉक्सेस ऑफ योर बुक। अब कुछ ब्लू बॉक्सेस दिए होते हैं, राइट, बुक्स के अंदर, एनसीईआरटी बुक्स के अंदर, उसको बच्चे स्किप कर देते हैं, या फिर कोई एक्टिविटी गिवन होती है, उस एक्टिविटी में से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और जब वो क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स ने पढ़ा नहीं होता, स्टूडेंट्स को लगता है ये तो भैया आउट ऑफ सिलेबस आ गया है ना, तो उनको स्किप नहीं करना है आपको। सॉल्व मॉक टेस्ट फॉर टाइम मैनेजमेंट। आप PYQs कर रहे हो, आप सैम्पल पेपर्स कर रहे हो, आप मॉक टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सैम्पल पेपर से आपको क्वेश्चंस का आइडिया मिल गया। मॉक टेस्ट जब आप कर रहे हो तो आप टाइम का भी ध्यान रखो, क्योंकि MCQs करते टाइम क्या होता है कि OMR शीट मिलेगी आपको फिल भी करना होता है, ठीक है, और आप चेंज भी नहीं कर सकते। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक बार जो फिल कर दिया वो तो कर ही दिया, ठीक है। तो इतनी स्पीड मैनेजमेंट, अपनी टाइम मैनेजमेंट कर लो कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। क्रिएट माइंड मैप ऑफ एवरी चैप्टर फॉर रिविजन। आपने एक चैप्टर रीड किया, ठीक है, आप नोट्स बना रहे हो उस चैप्टर के, बोर्ड्स के लिए भी और सीयूईटी के लिए भी। एक कलेक्टिव माइंड मैप बना लो, रोड मैप नहीं, माइंड मैप बना लो, जिसमें आप क्या करोगे, सारे टॉपिक्स लिखोगे, फ्लो चार्ट के बेसिस पे बनाना है आपको, जैसे भी बनाना है, क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर के अंदर बताई गई है, ठीक है। नोट से पहले उसको बनाओ, माइंड मैप आपने क्रिएट किया, उसके बाद आप बना रहे हो अपने बोर्ड्स के लिए नोट्स, उसके लिए बाद आप बना रहे हो अपने सीयूईटी के लिए नोट्स।
ठीक है, या तो पहले CUET के लिए बना लो, बाद में बोर्ड्स के लिए बना लो, आप पे डिपेंड करता है, बट माइंड मैप आपको बनाना ही बनाना है। ये आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखेगा, आपके रिवीजन में भी हेल्प करेगा कि किस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। मान लो अपनी टॉपिक की हेडिंग लिख रखी है माइंड मैप में, ठीक है, आपको कंफ्यूजन है कि अरे सेल्फ में क्या था, इड, ईगो, सुपर ईगो क्या था, ठीक है, तो आप जाके अपने नोट्स में देख सकते हो कि इड, ईगो, सुपर ईगो क्या था, राइट। तो ऐसे ही ये आपके रिवीजन की टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये थे आपके बेसिक पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं अपने CUET और बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए। और बाकी हम तो हैं ही, अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो वो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं। बाकी साथ साथ आपको जुड़ना है यूनिमॉन्क से, ताकि आप अपने CUET में अच्छा स्कोर कर सके और अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच।